नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आप सभी के अपार स्नेह और प्रेम के कारण हमारा ये जो परिवार है वो दिनों दिन प्रगति कर रहा है और आप सभी अपने स्नेह और प्रेम को इसी प्रकार बरकरार रखें। दोस्तों, तो आज हम शिक्षण विधियों के अंतर्गत इकाई विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शिक्षण विधियां क्या होती है दोस्तों? एक कक्ष के दौरान एक अध्यापक द्वारा जो बच्चों को सिखाने के लिए या शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उन्हें आपकी शिक्षण विधि कहा जाता है। अब इसके अंदर हिंदी की बात करें तो आपकी बहुत सारी विधियां होती है। जैसे हिंदी के अंतर्गत आपके गद्य, पद्य, है ना, नाटक, तो सबकी व्याकरण अलग अलग विधियां होती है। जैसे आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, व्याख्यान विधि, साचर्य विधि, रसास्वादन विधि। तो हम सभी के बारे में पढ़ेंगे और आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आपकी इकाई विधि के बारे में। तो दोस्तों, इकाई विधि है, इसको आप किस नाम से जानते हो? इकाई है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका यूनिट। इकाई है, इसको इन इंग्लिश क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका यूनिट कहा जाता है। और विधि का मतलब होता है तरीका, सिस्टम, और इंग्लिश में कह सकते हो आप इसे यूनिट सिस्टम कह सकते हो। तो इकाई विधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका यूनिट सिस्टम कहा जाता है। यूनिट सिस्टम क्या कहते हैं? आपका यूनिट सिस्टम कहा जाता है। इस विधि का मुख्य प्रयोग किस में कहते हैं? आपका पाठ योजना निर्माण के अंदर किया जाता है। अब देखो, पाठ योजना विधि भी होती है, हर्बर्ट की पंचपदी है, वो भी आपकी इसी पर आधारित है। और पाठ योजना में आपकी दैनिक पाठ योजना प्रति जो अध्यापक बनाता है वो सारी इसी के अंदर शामिल होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं संपूर्ण जो है वो आपका है यूनिट सिस्टम, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्या है, एग्जाम में सीधा आता है कि इकाई विधि है, इसके प्रवर्तक कौन है? कई बार आया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ध्यान रखना, अमेरिकन शिक्षा शास्त्री जिसका नाम क्या है? आपका मॉरिसन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जो भी आपकी शिक्षण विधियां हैं उसके जनक है, प्रवर्तक है, उनके बारे में एग्जाम में विशेष रूप से आपका प्रश्न बनाया जाता है। तो जो इकाई विधि है दोस्तों वो आपके मॉरिसन की देन है। और कब? आपका 1920। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, प्रवर्तक का नाम महत्वपूर्ण होता है। और कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे इकाई विधि के प्रतिपादक मॉरिसन है, उसका संबंध कहाँ से है? तो लगभग जितने भी आपके अधिकांश जो है वो कहाँ से हैं? आपके अमेरिका से। किसी का याद भी नहीं रहे तो आपके अमेरिका कर सकते हो, बाकी अलग अलग का अलग अलग है। अधिकांश कहाँ से हैं? आपके अमेरिका से। तो इकाई विधि के प्रवर्तक है आपके मॉरिसन, वो कहाँ से हैं? आपके अमेरिका के हैं। इस विधि में जो आपकी विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम को, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को आवश्यकता के अनुसार इकाइयों में विभाजित करके शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यानी जैसे आपकी कोई सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि आपके हिंदी में ही आती है। इकाई विधि का प्रयोग सभी विषयों के अंदर होता है, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे आपका सामाजिक हो, चाहे आपका विज्ञान हो, हर विषय के अंदर आपकी काम आती है। देखो, अगर हम बात करते हैं जैसे हिंदी की, मान लो, अब हिंदी के अंदर कर लो, चाहे आपकी सामाजिक में कर लो, आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती है दोस्तों, हिंदी या सामाजिक में जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है दोस्तों, इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो वर्ष भर का, साल भर का, जैसे मान लो कक्षा 10 में है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक, विज्ञान, सबकी अलग अलग किताबें आती हैं। इसके अंदर संपूर्ण साल भर का जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर कई पाठ होते हैं, आपके अध्याय होते हैं। कई क्या होते हैं? आपके अध्याय होते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपने बात कक्षा पढ़ रहे थे 6ठी 7वीं 8वीं, तो वहां जो अध्याय होते थे, जैसे मान लो
सामाजिक किताब में कितने अध्याय हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 25 अध्याय हैं। अब 25 अध्याय है, अब वो अलग अलग कैटेगरी में आएंगे आपके। अब पूरे 25 अध्यायों को हम कितने भागों में बांट देंगे, 4 या 5 भागों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। कि इसके अंदर जैसे 5 है वो तो किसके आ गए, आपके राजस्थान के भूगोल के, 5 आ गए कला और संस्कृति के, 5 आ गए आपका राजनीति विज्ञान के, 5 आ गए आपके अर्थशास्त्र के, है ना। तो यहाँ 5 आ गए किसके, जियोग्राफी यानी भूगोल के। फिर आपके 5 पार्ट दे दिए आपके, कोई जरूरी नहीं 5 ही आए, 3 4 कोई भी आए। फिर आपका कला संस्कृति आ गया आपका, फिर आपका राजनीति व्यवस्था आ गई, है ना, अर्थशास्त्र से रिलेटेड हो गए। इसका मतलब साल भर का जो पाठ्यक्रम होता है उसको अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग इकाइयों को मिलाकर बनाया जाता है कि जिस विषय के बारे में बात पढ़ रहे हो वो सारी विषय वस्तु आपको क्लियर हो। जैसे हम बात करते हैं हिंदी की, हिंदी में क्या होता है दोस्तों, जैसे अनेक विधाएं होती है। जैसे हिंदी में गद्य होता है और आपका पद्य होता है। पद्य में तो मूलतः क्या आती है दोस्तों, कविता आती है। अब पूरी किताब के अंदर जैसे आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ते थे तो वहां देखते कि अगर मान लो हिंदी के अंदर 25 पाठ है किताब के अंदर बुक्स में, तो वहां उस संपूर्ण बुक में 4 या 5 तो क्या होती थी, आपकी कविताएं होती थी, है ना। फिर आपकी 3-4 क्या होती, कहानियां होती, कुछ आपके नाटक के आते, कुछ आपके उपन्यास होते, 1-2 चैप्टर आपके आत्मकथाओं से रिलेटेड होते, है ना। तो कहने का मतलब जो भी आपका वर्गीकरण है इकाई विधि के अंदर कि बालक उस विषय के बारे में जो पढ़ रहा है संपूर्ण जानकारी आपको एक निश्चित क्रम के अंदर अवेलेबल करवाई जाती है, तो वो आपका, तो इस विधि में जो विषय वस्तु है दोस्तों, इस विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को आवश्यकता के अनुसार इकाइयों में क्या करते हैं, आपका विभाजित करते हैं और विभाजित करके क्या करवाया जाता है, आपका शिक्षण कार्य करवाया जाता है। दोस्तों अब शिक्षण विधियों के बाद इस इकाई विधि के बारे में जो अलग अलग विद्वान है उन्होंने अपनी क्या क्या राय दी है, अलग अलग विद्वानों की क्या राय रही है दोस्तों इकाई विधि के बारे में, कौन सा विद्वान क्या कहता है। तो दोस्तों एक विद्वान है जिसका नाम है रॉस्की। डायरेक्टली ये परिभाषाएं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कुछ परिभाषाएं मैंने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लिखी है जिसको आपको अनावश्यक नहीं पढ़ना पड़े। परिभाषा मुख्य की क्या होती है कि संपूर्ण विषय वस्तु को आवश्यकता अनुसार इकाइयों में बांटना क्या कहलाता है, आपका इकाई विधि कहलाता है। रोस्की क्या कहता है, इकाई विधि को अनुभव की व्यवस्था कहा है। रोस्की कहता है कि इकाई विधि है, यूनिट प्लान है, वो किसकी व्यवस्था है, आपका अनुभव की व्यवस्था है। दूसरा विद्वान है जेम्स एम ली। जेम्स एम ली क्या कहता है, इकाई विधि को क्या कहा गया है, आपका संगठन का ढांचा कहा गया है। तो जेम्स एम ली ने इकाई विधि को क्या कहा है, संगठन का ढांचा कहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका, थॉमस एम रिस्क। नेक्स्ट विद्वान का नाम क्या है, आपका थॉमस एम रिस्क है। तो रोस्की है, इसे क्या कहते हैं, आपका अनुभव की व्यवस्था कहते हैं। जेम्स एम ली है वो संगठन का ढांचा कहते हैं। और एम रिस्क जो है वो कहते हैं कि वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग जिससे व्यक्तित्व में क्या है, आपका सामंजस्य स्थापित हो जाए। तो रोस्की कहता है अनुभव की व्यवस्था, जेम्स एम ली संगठनात्मक ढांचा और एम रिस्क है वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण एवं व्यापक महत्वपूर्ण अंग जिससे व्यक्ति में क्या है, आपका सामंजस्य की बात आए। तो जो है रिस्क किसकी बात करता है, आपका सामंजस्य की बात करता है। सामंजस्य किस में होना चाहिए, वातावरण में, विज्ञान में, कला में, आचरण में। इससे अंदर सामंजस्य की बात कौन करता है, आपका रिस्क करता है ना। जब रिस्क आती है कोई कार्य की तो जब सामंजस्य होगा तभी आप रिस्क से क्या कर सकते हो, उबर सकते हो। याद कैसे करोगे दोस्तों, अनुभव की व्यवस्था रॉस्की, संगठन का ढांचा जेम्स ली, और रिस्क जब लेते हैं और रिस्क जब होती है जीवन में तो रिस्क से बचने के लिए व्यक्ति क्या करता है, सामंजस्य करता है। किसका, यहां सामंजस्य वातावरण का, विज्ञान का, कला का और आचरण का। तो आपको याद करना है, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा याद नहीं रखनी है, शॉर्ट एंड स्वीट। रॉस्की अनुभव की व्यवस्था,
एम्सली संगठन का ढांचा, और रिस्क कहता है आपका सामंजस्य की बात करता है। और सामंजस्य किसका होना चाहिए? आपका कला, विज्ञान और आचरण का सामंजस्य होना चाहिए। दोस्तों एनसीईआरटी वाली जो परिभाषा है वो एग्जाम के अंदर आई हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जा चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना। जहां लिख रहा हूं ना वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों प्रश्न एग्जाम में एज इट इज आपके आए हुए हैं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। एक निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को संवेद रूप से ज्ञान प्रदान करे, कि छात्रों को संवेद रूप से जो ज्ञान प्रदान करे उसे क्या कहा जाता है? आपका इकाई विधि कहा जाता है। कि छात्रों को संवेद रूप से ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? आपका यूनिट प्लान कहलाता है। तो 4 परिभाषाएं हो गई आपकी। ये परिभाषा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। थॉमस एम रिस्क, थॉमस एम रिस्क क्या कहते हैं? आपका वहां क्या था? आपका थॉमस एम रिस्क, और थॉमस एम रिस्क कहते हैं आपका समस्या या योजना के संबंध को जोड़ने वाली विधि। यानी ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। समस्या व योजना को संबंध को जोड़ने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? आपका ये कहा जाता है कि ये समस्या और योजना को क्या है? आपकी जोड़ने वाली विधि है। समस्या एवं योजनाओं को जोड़ने वाली विधि है। दोस्तों ये जो तथ्य है ना वो भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यहां प्रश्न क्या बना था? यहां प्रश्न एग्जाम में आया था कि समस्या और योजना इनको जोड़ने वाली जो विधि है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? आपकी इकाई विधि है। तो ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका प्रश्न बन चुका है। और माथुर कहते हैं अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना, अनुभव को या आपके नॉलेज को एक सूत्र में पिरोना क्या है? आपका इकाई विधि है। तो ये आप कौन कहता है? आपका माथुर कहता है। सभी परिभाषाएं मोस्ट नहीं है, एक तो ये थॉमस एम रिस्क की परिभाषा है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी है ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, और 2 परिभाषा ये ध्यान रखना, और एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। और तो देखो आपको याद क्या रखना है? इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? आपके मॉरिसन। मॉरिसन का संबंध कहां से है? अमेरिका से। कब दी? आपकी 1920 में। अनुभव की व्यवस्था कहने वाले कौन है? आपके रॉस्की। संगठन का ढांचा कहा किसने? एम्सली ने। रिस्क कहता है सामंजस्य की बात, सामंजस्य किस में आना चाहिए? वातावरण, संगठित और विज्ञान कला के अंदर। एनसीईआरटी कहता है छात्रों को संवेद रूप से जानकारी देना, और रिस्क कहता है समस्या और योजना इनको संबंध बताना, और माथुर कहता है ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना, ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यह है योजना व समस्या विधि के मिश्रण से बनी है, और ये बात कौन कहता है? आपका रिस्क कहता है। किसकी बात है? आपका रिस्क का फैक्टर। और ये विधि किस सिद्धांत पर काम करती है? आपकी गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, जैसे हम अधिगम पढ़ते हैं ना वहां सिद्धांत आते हैं आपके क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, पुनर्वलन का सिद्धांत है, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है। तो कई बार क्या होता है मनोविज्ञान के साथ जोड़कर भी आपके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इकाई विधि है, इसका संबंध किससे हो सकता है? आपका गेस्टाल्ट के सिद्धांत से हो सकता है, और गेस्टाल्ट के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? समग्रता का सिद्धांत कहा जाता है, पूर्णता का सिद्धांत कहा जाता है, समग्रता या पूर्णता का सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? आपके वर्दिमर, कोहलर और आपका कोफका। और उन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर क्या किया था? आपका प्रयोग किया था, और वो ये सिद्धांत सिखाता है कि आपका कोई है अंतर्दृष्टि है, अंतर्मन के द्वारा भी इंसान सीखा जा सकता है। जब आप मनोविज्ञान में पढ़ते हो वहां आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, है ना। इस विधि में संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। इस विधि के अंदर जो संपूर्ण विषय वस्तु है इसको किस में रखते हैं? आपका ध्यान के अंदर रखा जाता है। तो इस विधि के अंदर संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है, और यह विधि समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा भी आ सकता है निम्न में से
कि निम्न में से कौन सा कथन इकाई विधि के बारे में सत्य नहीं है या असंगत है। तो वहां आपके 4 लाइन आएगी, कोई भी आ सकती है, और वहां एक लाइन आपकी क्या होगी, असंगत होगी। यह विधि समानता के सिद्धांत पर आधारित है। समानता किसकी होगी, समानता हो सकती है आपकी गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, नियम के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, तर्क और प्रकृति के आधार पर। जैसे हम सामाजिक पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन का करते हैं, तो वहां इकाई विधि के अंदर जो पाठ आते हैं, अब वहां एक इकाई के अंदर कई प्रकार के अध्यायों का विवरण रहता है, लेकिन जिस इकाई के अंदर जो आ रहे हैं उनके अंदर अगर मान लो 4 टॉपिक है अर्थशास्त्र के, तो वो एक दूसरे से आधार पर क्या होंगे, आपके समान तत्व वाले होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना भौगोलिक परिचय राजस्थान का, तो राजस्थान के भूगोल के अंदर आएगा आपके जो 4 भागों में बांटते हैं उसको, फिर आपका अपोवाह तंत्र आ जाएगा। तो एज एक क्रमबद्धता होती है, सीक्वेंस भी होता है इसके अंदर, और गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर हमेशा उसी प्रकरणों का चयन करते हैं जिनके अंदर आपका एक दूसरे से क्या हो, आपका कोरिलेटेड हो। जैसे हम शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो वहां आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। विद्यार्थी को सबसे पहले हम वहां से शुरुआत करते हैं जो विद्यार्थी जानता है, और या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर आपका आगमन विधि के अंदर आता है। तो पहले विद्यार्थियों को जो चीजें सिखाई जाती है तो थोड़ी सी क्या हो, आसान हो। जैसे हम पढ़ते हैं माइक्रो टीचिंग, तो सूक्ष्म शिक्षण, तो वहां पर क्या होता है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, है ना, प्रस्तुतिकरण होता है। तो पहले विद्यार्थियों से 4-5 प्रश्न ऐसे करते हैं, जो उससे लास्ट प्रश्न होता है वो क्या होता है, आपका समस्यात्मक होता है। तो दोस्तों इसके बारे में, तो यहां समानता होनी चाहिए विशेषताओं के आधार पर, गुणों के आधार पर। नेक्स्ट क्या है, इस विधि द्वारा ही दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अध्यापक है वो दैनिक पाठ योजना किस विधि के माध्यम से बनाता है, आपका इकाई विधि के माध्यम से बनाता है। दैनिक पाठ योजनाएं हैं वो किसके माध्यम से बनाई जाती है, आपकी इकाई विधि के माध्यम से बनाई जाती है। अगला प्रश्न बन सकता है आपका एग्जाम के अंदर, देखो दैनिक पाठ ने, जब आपने बीएड किया या एसटीसी की, जो भी आपका है, तो दोस्तों वहां आप जब कॉलेज के अंदर प्रशिक्षण कार्य चल रहा था तो वहां से आपको दैनिक पाठ योजनाएं बनवाई जाती थी। अब दैनिक पाठ योजना के अंदर वो पाठ का प्रारूप है, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे किस प्रकार से बनाई जाती है। लेकिन वहां आपको प्रतिदिन, जैसे मान लो 20 लेसन प्लान होते हैं या 40 होते हैं, 2 से किताबों के अंदर आपके 2 बुक्स में, तो 20 जो आप पाठ योजना बनाते थे, अब उसके अंदर क्या होता था, आपने किसी पाठ का एक छोटा सा अंश ले लेते थे और उस छोटे से अंश को फिर आप उसके बारे में बोध प्रश्न करते थे, आपके विचारात्मक प्रश्न करते थे, पुनरावर्ती प्रश्न है, फिर उसकी व्याख्या है, सहस्वर वाचन है, मौन वाचन है, तो सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर आती, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है। तो उनकी दैनिक पाठ योजना है, उसका भी आधार किससे बनता है, आपका इकाई विधि से ही बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है दोस्तों आपका, कि मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि के पद कितने हैं, आपके 5। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि के पद कितने हैं दोस्तों, आपके 5 पद माने जाते हैं। अब यहां से थोड़ा कठिन प्रश्न बनेगा ना, तो वो क्या बन सकता है, आपको इनका क्रम पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, आपको इनका क्या पूछ सकते हैं, क्रम पूछ सकते हैं, कि या ऐसा पूछ सकते हैं कि मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि का कौन सा चरण या पद नहीं है। दोस्तों मेरे हिसाब से लगता है कि एग्जाम के अंदर इस बार जो प्रश्न आएगा वो आपका यहां से बन सकता है, और ये प्रश्न अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहां से आपका जो प्रश्न है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। देखो पहला क्या है आपका, अन्वेषण। अन्वेषण को आप क्या कह सकते हो, चाहे देखो आखिर उससे उपनाम है, बाकी इनके क्या है, आपके उपनाम है। अन्वेषण को आप पूर्व ज्ञान भी कह सकते हो, जांच कह सकते हो, अनुसंधान कह सकते हो, या प्रस्तावना कह सकते हो, है ना। तो अन्वेषण को आप क्या कह सकते हो, पूर्व ज्ञान। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, अनुसंधान करना, जांच करना, यह आपका प्रस्तावना कौशल होता है।
जैसे मान लो जब आप माइक्रो टीचिंग करवाते थे तो वहां जैसे मान लो आपको पढ़ाना था किसके बारे में, मीरा के बारे में या कबीर के बारे में, तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करते थे? बच्चों से, बताओ बच्चों हम किस देश में रहते हैं? बच्चे कहते भारत में। भारत के अंदर कौन कौन से हमने अपने धार्मिक को किस भागों में बांटा है? कहते संतों को, एक सगुण संत और आपका निर्गुण संत। बताओ दो बच्चों कि आपके सगुण संत कौन से हैं, निर्गुण संत कौन से हैं। फिर इस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं और अंतिम प्रश्न होता उसको आप क्या बनाते हैं? समस्यात्मक प्रश्न बनाए जाते। फिर कहते हैं आज बच्चों हम मीराबाई के बारे में अध्ययन करेंगे, आज हम कबीर के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर आप कबीर के दोहे उनको लेकर आप उनके उस दोहे का अर्थ पढ़ाते, फिर आप उनके बारे में पढ़ाते। तो दोस्तों पहले सबसे पहले क्या होती है? आपकी प्रस्तावना बनाई जाती है। प्रस्तावना को आप पूर्व ज्ञान भी कह सकते हो कि बालक को पहले क्या आता है उसके बारे में, या उसको आप कह सकते हो अन्वेषण यानी खोज करना। तो आपके एक ही है, चाहे अन्वेषण कह दो, पूर्व ज्ञान कह दो, जांच कह दो, अनुसंधान कह दो या प्रस्तावना कह दो, ये एक की बात है, इनमें से कोई भी आ जाए। दूसरा क्या है आपका? प्रस्तुतिकरण, कि आज हम इसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बाद में उस विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रस्तुतिकरण कहलाता है, प्रेजेंटेशन जिसको कहते हो आप, है ना। जैसे तीसरा क्या है आपका? क्रियान्विति। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? क्रियान्विति या आत्मीकरण। चौथा है आपका संगठन और आपका सुव्यवस्थीकरण। पांचवा है, लास्ट में क्या होता है दोस्तों? आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन को आत्मा अभिव्यक्ति भी कहा है, वाचन और आपका कथन। दोस्तों ये 5 चरण है किसके? आपके मॉरिसन के शिक्षण के पद के। इसके अकॉर्डिंग क्या बनाई जाती है? आपकी इकाई शिक्षण करवाया जाता है। यानी साल भर में होने वाला जो पाठ्यक्रम है उसको अलग अलग भागों में क्या कर दिया? आपका डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले क्या है आपका? अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा आपका संगठन और पांचवा क्या है आपका? आत्माभिव्यक्ति। अन्वेषण को पूर्व ज्ञान, जांच, अनुसंधान, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। आत्मीकरण को आप क्रियान्विति भी कह सकते हो, संगठन को सुव्यवस्थीकरण कह सकते हो और आत्माभिव्यक्ति को आपका मूल्यांकन, कथन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके 5 पॉइंट है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला है आपका थॉमस एम रिस्क। थॉमस एम रिस्क क्या कहते हैं दोस्तों? थॉमस एम रिस्क है वो क्या कहता है आपका? ये ध्यान रखना। तो थॉमस एम रिस्क के अनुसार छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की तरफ आकर्षित करना। 3 चीजें हैं इसके अंदर कि थॉमस एम रिस्क के अनुसार जो इकाई विधि है उसके कितने सोपान है? आपके 3 है। विद्वानों का नाम पूछे तो आपके देखो यहां क्या पढ़ा हमने? इकाई विधि है, इसके कितने चतुष्प्रण होते हैं? आपके 5 होते हैं। मॉरिसन के अकॉर्डिंग कितने हैं? 5। ये नाम देकर पूछ सकता है कि इकाई शिक्षण के पद मॉरिसन के अनुसार कितने हैं? 5। और रिस्क के अनुसार कितने हैं? 3। मॉरिसन के अनुसार कौन सा है, कौन सा नहीं है, रिस्क के अनुसार कौन सा है, कौन सा नहीं है। दोस्तों ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और इकाई विधि से आपको लगभग ये संभावना है कि आपको एक प्रश्न है वो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। देखो एग्जामिनर जो होता है ना दोस्तों, हर जगह से क्या नहीं बनाता है? आपका प्रश्न नहीं बनाता है। उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, टॉपिक बहुत सारे होते हैं, शिक्षण विधियां भी बहुत सारी होती है ना। अब ऐसा है नहीं कि वो हर शिक्षण विधि से आपका प्रश्न बनाएगा। कुछ एक निश्चित क्राइटेरिया होता है जहां से, जैसे एक तो आगमन निगमन विधि है, लगभग एग्जाम में आगमन और निगमन विधि से प्रश्न आता है आपका। इसके अलावा इकाई विधि है, लगभग एग्जाम के अंदर आपका इकाई विधि से आता है। माइक्रो टीचिंग है, उससे भी आपका लगभग क्या बनता है? आपका प्रश्न बनता है। फिर आपका उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण है, हर बार एग्जाम में वहां से प्रश्न आता है, छोटा सा टॉपिक है आपका। तो कहने का मतलब एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बार बार एग्जाम देते हो ना तो आपको ये जानकारी बन जाती है कि एक मूल्यांकन है वो आपका विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वहां से आपका बार बार प्रश्न क्या होता है? आपका रिपीट होता है। एक आपका अभिसारी और अपसारी चिंतन है, वहां से प्रश्न आपका रिपीट होता है। तो कहने का मतलब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं जो एग्जाम के अंदर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो थॉमस एम रिस्क है, यहां आ सकता है कि रिस्क के अनुसार इकाई का सोपान नहीं है। तो 3 आप कहेंगे कौन कौन से हैं? एक तो प्रस्तावना, विकास और आपका पूर्ति। इसके अकॉर्डिंग 3 सोपान है, कौन कौन से?
प्रस्तावना, विकास और आपका क्या है, पूर्ति। तीन है, प्रस्तावना, विकास और आपका पूर्ति। दोस्तों प्रस्तावना क्या होती है, अभी बात की थी कि छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की तरफ आकर्षित करना। अभी बताया ना कि बच्चों से पहले ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बच्चों को आते हैं, है ना। तो कोई आपका टॉपिक ले लो, चाहे भूगोल के बारे में ले लो, चाहे मीराबाई के बारे में ले लो, चाहे आपका पृथ्वीराज चौहान के बारे में ले लो, चाहे प्रेमचंद के बारे में ले लो। अब प्रेमचंद के बारे में रहते हैं तो यहाँ पहले भूमिका बनाते हैं, है ना, कि कौन कौन से कहानीकार हैं, फिर कहानीकारों के नाम आते हैं। आज हम प्रेमचंद के बारे में अध्ययन करेंगे, तो पहले बच्चों के बारे में, बच्चों से वो जानकारी हासिल करते हैं, वो क्या होती है आपकी प्रस्तावना। और प्रस्तावना क्यों बनाते हैं कि छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की तरफ क्या करना, आपका आकर्षित करने के लिए प्रस्तावना का उल्लेख किया जाता है। दूसरा क्या है, फिर क्या है, प्रस्तावना लेने के बाद विकास, कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है कि जिस विषय वस्तु के बारे में बताएंगे उसका व्याख्यान करना। व्याख्यान एक विधि होती है, वो मूलतः क्या होती है, आपकी अध्यापक केंद्रित विधि होती है। यानी व्याख्यान विधि के अंदर पहले जो शिक्षा थी दोस्तों वो अध्यापक केंद्रित थी। अध्यापक था वो आपका व्याख्यान करता और बच्चे केवल क्या करते, आपके मूक दर्शक की तरह सुनते रहते। जैसे आप किसी स्टेज पर भाषण देते हो तो जितने भी श्रोता होते हैं उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। एक्टिविटी किसकी होती है, केवल आपकी जो भाषण देने वाला होता है। तो वैसा व्याख्यान है वो केवल क्या करती जाती है, छात्रों के अंदर निरस्ता पैदा करती है। अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, क्योंकि जहां करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना होती है ना दोस्तों, वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो व्याख्यान विधि में भी करके सीखने के सिद्धांत की क्या है, आपकी अवहेलना है। दूसरी बात है इसके अंदर व्याख्यान करना, आत्मीकरण करना, विचार विमर्श करना, निर्देशित अध्ययन करना, अभ्यास, पुनरीक्षण, सारांश लेखन आदि का क्या करना, लक्ष्य प्राप्त करना। तो प्रस्तावना, फिर आपका विकास यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसकी व्याख्या करना, और तीसरा है आपका पूर्ति, कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है वहां का मूल्यांकन करना। तो तीन बातें हैं, प्रस्तावना, विकास, पूर्ति। तो रिस्क ने कितने माने, तीन, प्रस्तावना, विकास, पूर्ति अकॉर्डिंग टू आपका रिस्क। तो रिस्क है उसके तीन पद हैं, कौन कौन से, एक तो आपका प्रस्तावना, विकास और पूर्ति। इनका क्रम पूछ सकते हैं, क्या है आपका, पहले आपकी क्या होगी, प्रस्तावना, दूसरा क्या है आपका विकास, और तीसरा क्या है आपका पूर्ति। अब यहां क्रम भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा रिस्क के अकॉर्डिंग आपका इकाई का सोपान सही क्रम में है। अब इनको चेंज कर सकते हैं, विकास, प्रस्तावना, पूर्ति, पूर्ति, प्रस्तावना, विकास। इस प्रकार भी आपको एग्जाम में दिया हुआ मिल सकता है। तो तीनों चीजें याद रखनी है, प्रस्तावना, विकास और आपका पूर्ति। प्रस्तावना का मतलब होता है पूर्व ज्ञान के साथ छात्रों को जोड़ना, विकास का मतलब होता है व्याख्या करना, और पूर्ति का मतलब होता है आपका मूल्यांकन। तो यानी प्रस्तावना यानी क्या होता है, विषय वस्तु की तरफ आकर्षित करने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, विकास उसकी व्याख्या करना, और पूर्ति का मतलब क्या हो गया आपका मूल्यांकन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हेनरी रिसफ के अनुसार, एक विद्वान है जिसका नाम क्या है आपका, हेनरी रिसफ। तो हेनरी रिसफ है, कितने भेद मानता है, आपके तीन भेद मानता है। और हेनरी रिसफ है, उसके तीन भेद कौन कौन से हैं आपके, तर्क वितर्क करना, गहन अध्ययन करना, और छात्र सकृत्य करना। तो हेनरी रिसफ के अनुसार कितने भेद हैं आपके, तीन भेद हैं। कौन कौन से आपके, तर्क वितर्क करना, गहन अध्ययन और आपका छात्र सक्रियता। दोस्तों ये भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो रिस्क वाला इंपॉर्टेंट है, मॉरिसन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और हेनरी रिसफ के अकॉर्डिंग कितने हैं आपके, तीन। तो ना लेना, तर्क वितर्क करना, गहन अध्ययन और आपकी छात्र सक्रियता। तो तर्क वितर्क, अध्ययन और आपका सक्रियता, तर्क वितर्क, अध्ययन और आपका सक्रियता, ये क्या है आपका हेनरी रिसफ। नेक्स्ट विद्वान जिसका नाम है आपका कॉसबेल तथा कॉम्बेल। कॉसबेल तथा कॉम्बेल अमेरिका के हैं, और इनके अकॉर्डिंग कितने होते हैं आपके, दो। ध्यान रखना, मॉरिसन के अनुसार कितने हैं आपके, पांच। और इसके अलावा रिस्क के अकॉर्डिंग कितने हैं, तीन। और हेनरी रिसफ के अकॉर्डिंग कितने हैं आपके, तीन। और कॉसबेल और कॉम्बेल कितने व्यक्ति हैं, दो। कितने मानेंगे आपके, दो ही हैं। कौन कौन से, एक तो है आपका पाठ्य वस्तु संबंधी,
और एक क्या है आपका अनुभव केंद्रित। तो कोस बेल और कॉम बेल कितने विद्वान है? दो। कितने चरण मानते हैं आपके? दो मानते हैं। एक तो पाठ्य वस्तु संबंधित और एक आपका क्या है? अनुभव संबंधित। दोस्तों पाठ्य वस्तु में क्या आता है? पाठ्य वस्तु में आएगा आपका नियमीकरण, नियमीकरण, प्रासंगिकता व वातावरण पर आधारित। और अनुबंध, देखो जो पाठ्य वस्तु है वो किस रिलेटेड होती है कि नियमों के आधार पर होती है आपकी, और उसके अंदर प्रसंगवश प्रासंगिक बनता है दोस्तों आपका प्रसंग में कौन सा प्रत्यय है आपका? इक प्रत्यय। तो प्रसंग में इक लगाने से क्या बन जाता है आपका? प्रासंगिक बने जाता है। और वातावरण पर आधारित, तो इकाई विधि के अकॉर्डिंग दो चीजों का प्रयोग करते हैं आपका, किसके अकॉर्डिंग? कॉस बेल और कॉम बेल के अकॉर्डिंग। एक तो पाठ्य वस्तु और एक आपका अनुभव। अनुभव में क्या आते हैं आपके? उद्देश्य क्या है उस चीज का? आप छात्रों की रुचि के अकॉर्डिंग, समय की, वातावरण की जो आवश्यकता है उससे रिलेटेड होना चाहिए। और बच्चों के, यानी ऐसी इकाई बनानी चाहिए जो बच्चों के भावी जीवन में क्या है आपकी? काम आए, भावी जीवन से संबंधित हो। यानी आप देखते हो कि जो भी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो समय पर क्या होती रहती है आपकी? परिवर्तित होती रहती है। एनसीईआरटी का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है, सीबीएसई का अलग रहता है। या अगर हम बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र की, तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आपके अलग अलग पाठ्यक्रम होते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो यूपी का पाठ्यक्रम स्कूलों में थोड़ा अलग रहता है ना, अलग अलग किताबों के। जैसे आप, तो कहने का मतलब पाठ्यक्रम के अंदर ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करे, बालकों की उसको पढ़ने में क्या हो? रुचि हो। और बालक, दूसरी बात इसके साथ उस शिक्षण सामग्री का प्रयोग बालक के भावी जीवन में क्या हो आपका? लाभदायक हो। ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं है कि अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपके जीवन में काम नहीं आती है तो उस शिक्षा पद्धति का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों दो बातें हैं, कोस बेल और कॉम बेल, पाठ्य पुस्तक संबंधी और आपका अनुभव संबंधी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका? इकाई विधि के अंदर जो साल भर का प्रोग्राम होता है दोस्तों, इकाई विधि के अंदर जो वर्ष भर का जो प्रोग्राम है उसको कितनी इकाइयों में बांटते हैं आपका? 5 इकाइयों में बांटा जाता है। ये ध्यान रखना, ये आया हुआ है, ये प्रश्न भी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। इकाई विधि के अंतर्गत जो बच्चों को पढ़ाते हैं साल भर, उसमें पूरी पुस्तक को कितने भागों में डिवाइड कर दिया आपका? 5 भागों में डिवाइड किया जाता है अलग अलग इकाइयों के अंदर, है ना। एक इकाई के अंदर 5 सब इकाइयां हो जाती है कि 2-4 टॉपिक आपके इसके रहेंगे, कुछ टॉपिक आपके इसके रहेंगे, कुछ आपके इसके रहेंगे। सामाजिक में तो आप कक्षा 6-7 में थे तो आपको पता था कि आराम से 4 टॉपिक आपके किसके आते? भूगोल के आते, 3-4 आपके कला संस्कृति के आ जाते हैं। अब आजकल तो क्या कर दिया है, सब किताबों को अलग अलग कर दिया है ना, भूगोल की किताब अलग आती है, तो वहां भी क्या होता है कि उसमें भी आपका अलग अलग क्लासिफिकेशन करके पढ़ाया जाता है। और फिर भी आपका जैसे बड़े बड़े संस्थान होते हैं वहां भी जो पढ़ाते हैं वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। आपकी एग्जाम होती है, फर्क होते हैं, तो कहते हैं ना इतना % इस टेस्ट में आएगा, 50% आपका अर्धवार्षिक में आएगा, इतने % इस एग्जाम में आएगा, तो वहां भी इसका क्या कर देते हैं आपका डिवीजन कर देते हैं। फिर आपका ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि एग्जाम के अंदर आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न इतने होंगे जिनका संबंध आपका इससे होगा, लघुतरात्मक प्रश्न इतने बनाए जाएंगे, निबंधात्मक प्रश्न इतने बनाए जाएंगे, तो उनका एक निश्चित क्या बनाया जाता है आपका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। और हर्बर्ट की पंचपदी है, इसके कितने सोपान है आपके? 7। ध्यान रखना, इकाई कितने भागों में डिवाइड होती है आपकी? 5। देखो मॉरिसन ने 5 बताए थे, रिस्क ने कितने बताए आपके? 3, और कॉसवेल और कॉम्बेल ने कितने बताए आपके? 2 बताए। तो हर्बर्ट की पंचपदी है वो कितने सोपान है आपके? ये हर्बर्ट की यहां नहीं है, यहां देखो, ये अलग चीजें दूर गया। इकाई विधि के सोपान कितने हैं दोस्तों? इकाई विधि के जो सोपान है वो कितने हैं आपके? 7 है। इकाई विधि के सोपान कितने हैं आपके? 7। ये चीज तो अलग हो गई है ना। हर्बर्ट की पंचपदी है वो किस पर आधारित है? आपकी इकाई विधि पर आधारित है। जैसे इकाई विधि है वैसे ही आपकी क्या है? हर्बर्ट की पंचपदी है।
उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर्बर्ट की पंचपदी क्या है। जिस प्रकार से आपकी इकाई विधि होती है उसके अंदर इकाइयां डिवाइड होती है, वैसे ही आपकी हर्बर्ट की पंचपदी है, उसमें भी हर्बर्ट ने कितने दिए थे आपके 4 पद। स्पष्टता, सम्मता, व्यवस्था, विधि, बाद में उनके शिष्य थे आपके राइन जीलर, उन्होंने पद जोड़ दिए थे, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे बाद में आपका। तो हर्बर्ट की पंचपदी है वो किस पर आधारित है, आपकी इकाई विधि पर आधारित है। अब देखो इकाई विधि के अंदर सोपान कितने हैं दोस्तों, आपके 7 सोपान है। कौन कौन से? पहला सोपान क्या कहता है कि पाठ्य विषय के क्या होने चाहिए, आपके सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो पहला सोपान है कि पाठ्य विषय के क्या है, आपके एज ए जनरल उद्देश्य होने चाहिए, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा सोपान कहता है आपका कि नियम, सिद्धांत एवं प्रसंगों पर क्या करना, आपका चिंतन करना। नियम, सिद्धांत और आपका प्रसंगों पर क्या करना, आपका चिंतन करना। तीसरा है आपका कि इसके कितने पक्ष होते हैं, आपके 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, आपके 3 पक्ष होते हैं। तो पहला है आपका पाठ्य विषय के सामान्य उद्देश्य, दूसरा है आपका नियम, सिद्धांत एवं प्रमुख प्रसंगों पर क्या करना, आपका चिंतन करना, और तीसरा है इसके कितने पक्ष होते हैं, आपके 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? पहला है निश्चित ध्येय का चुनाव करना, पाठ्य विषय के निश्चित भाग करना और छात्रों की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करवाना। तो इकाई विधि के कितने चरण हो गए, आपके 7 सोपान होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है पाठ्य विषय है उसका सामान्य उद्देश्य बताना, दूसरा है नियमों सिद्धांतों के बारे में बताना, और तीसरा है, तीसरे में कितने पक्ष हो गए, आपके 3 पक्ष। पहला है कि जो पाठ्य वस्तु है उसका एक निश्चित क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और निश्चित उद्देश्य को निश्चित भागों में क्या कर देते हैं, आपका डिवाइड कर देते हैं, और उसके अंदर छात्रों की जो एक्टिविटी है उसका क्या करते हैं, आपका आयोजन करते हैं। तो सोपान कितने हो गए, आपके तीसरा। चौथा सोपान क्या है आपका कि चौथा सोपान क्या है कि जो बालक है इकाई विधि के अकॉर्डिंग इनके सोपान में कि गृह कार्य छात्र की रुचि बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग देना। कि चौथा सोपान क्या है कि बालक को अगर आपका होमवर्क दिया जाए, गृह कार्य दिया जाए, तो बालक की जितनी योग्यता है, बालक की जो रुचि है, बालक की जो क्षमता है या बालक की बौद्धिक क्षमता है, उसको ध्यान में रखकर ही बालक को क्या देना चाहिए, आपका गृह कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक है वो आपका दूसरी क्लास में है और आपने उसको होमवर्क दे दिया 6ठी क्लास का, इस प्रकार का भी नहीं करना चाहिए। बालक का जो मानसिक स्तर है उसके अकॉर्डिंग ही किताबों का निर्माण किया जाता है, पाठ्य पुस्तकों का, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अध्ययन कार्य करवाया जाता। अब आजकल तो क्या कर दिया, जैसे नया सिस्टम लागू दिया, जैसे सप्ताह के अंदर जो हर शनिवार है उसको क्या कहते हैं, आपका नो बैग डे है ना। शनिवार को क्या बनाया, आपका नो बैग डे। उसके अंदर अलग अलग शनिवार को आपकी अलग अलग क्रियाएं की जाती है। आपकी किसी के अंदर आपकी बाल सभा का आयोजन होता है, किसी में क्या होता है, तो नो बैग डे आपका ना। 5वीं क्या है, 5वां सोपान है आपका इकाई का बाह्य स्वरूप बताकर प्रस्तावना का उद्घाटन करना। इसका 5वां स्वरूप क्या है, इकाई का बाह्य स्वरूप बताकर किसका उद्घाटन करना, प्रस्तावना का क्या करना, आपका उद्घाटन करना। तो इकाई विधि है, इसका 5वां सोपान है आपका कि प्रस्तावना का उद्घाटन करना। 6ठा है बाद में लास्ट में क्या करना, आपका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे आपका अलग से। ये मूल्यांकन 2 शब्दों से बना है, मूल्य प्लस अंकन, और ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक भी है आपका ना। ये भी आपका मूल्यांकन है, इवेल्युएशन कहलाता है, इंग्लिश के अंदर आपका इवेल्युएशन कहलाता है। 7वां है विभिन्न सूची एवं लेखों का निर्माण करना। विभिन्न सूची एवं लेखों का क्या करना, आपका निर्माण करना। तो ये दोस्तों इसके कितने सोपान हो गए, आपके 7 सोपान हो गए। इसके इकाई विधि के कुछ गुण हैं, उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। क्या गुण है, इस विधि द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर
बालक की रुचि, बालक की योग्यता और बालक की क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करवाना, आपका शिक्षण कार्य करवाना। तो दोस्तों क्या है कि इस विधि के द्वारा कि बालक को जो वर्ष भर में पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाएगी, उस पाठ्य सामग्री को छोटी छोटी इकाइयों के अंदर, सब इकाइयों में क्या करते हैं, आपका डिवाइड कर देते हैं। और ऐसी इकाइयों में जो पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय होते हैं वो बालक की रुचि, बालक की योग्यता, बालक की अवधान क्षमता, बालक के बौद्धिकता, इनके आधार पर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसा करने से क्या होगा, छात्रों में धैर्य, विनम्रता, नेतृत्वता, सहकारिता, सहनशीलता, स्वाध्याय आदि के गुणों का क्या होगा, विकास होगा। क्योंकि अगर पाठ्य सामग्री है बालकों के स्तर के अकॉर्डिंग है तो बालक पढ़ने में उसमें क्या लेंगे, आपकी रुचि लेंगे, और रुचि लेंगे तो उसमें सहकारिता की भावना आएगी, नेतृत्व की भावना आएगी, बालक में धैर्य रहेगा और बालक का मन पढ़ने में लगेगा, और मन पढ़ने में लगेगा तो बालक क्या करेगा, आपका स्वाध्याय करेगा। अगर मान लो बालक छोटा है और अगर आपने विषय वस्तु कठिन दे दी तो बालक उसको पढ़ने में समझ नहीं पाएगा और फिर उसका मन है वो आपकी रुचि नहीं लगेगी। कहने का मतलब हर चीज है वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है, सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया कार्य ही आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो। तो इकाई पाठ योजना है वो भी क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि बालक को उसके स्तर के अकॉर्डिंग कार्य करना। दोष क्या क्या है दोस्तों, इसमें सामान्य दोष ये है दोस्तों कि पाठ्यक्रम को नियत अवधि में कराना क्या होता है, कठिन कार्य होता है। क्योंकि उसमें एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आपके पाठ हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करवाते हैं। जैसे मान लो आपने बीएड के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान दोस्तों जो आपसे पाठ योजना बनवाई जाती थी पर डे की, लेसन प्लान, अगर उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ाना शुरू करें तो क्या आपका पाठ्यक्रम साल भर के अकॉर्डिंग पूरा होगा, क्या नहीं। क्यों, उसके अंदर आपने एक गद्यांश ले लिया, फिर उसके अंदर कितना आपका पुनरावृत्ति करते थे हो, बार बार बोध प्रश्न बनाते हो, विचारात्मक प्रश्न बनाते हो, तो विस्तार क्या हो जाता है, आपका अधिक हो जाता है। इसलिए नियत समय पर क्या नहीं होता, आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, इसमें समय अधिक लगता है आपका। इसलिए समय की अधिकता दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है आपका, समय की अधिकता वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समय की अधिकता तथा पुनरावृत्ति से कक्षा कक्ष क्या होता है, आपका निरस्त हो जाता है। किसने कहा, आपका बाइनिंग एवं बाइनिंग ने कहा। ये कथन इंपॉर्टेंट है कि समय की अगर कक्षा में बार बार रिपीट करते हैं, एक ही चीज को बार बार दोहराया जाए तो कक्षा का वातावरण क्या हो जाता है, आपका नीरस हो जाता है। ये कौन कहता है, आपका बाइनिंग और बाइनिंग कहलाता है। और तीसरी बात है गिने चुने, जो छोटा आएगा इसके अंदर आपका, गिने चुने प्रश्नों का उत्तर पढ़कर परीक्षा पास नहीं होती, बल्कि संपूर्ण विषय वस्तु से ही क्या होती है, आपकी पाठ होती है। गिने चुने प्रश्नों से क्या नहीं होती, आपकी परीक्षा पास नहीं होती। गिने चुने प्रश्नों से क्या नहीं होती, आपकी परीक्षा पास नहीं होती। तो अगर आप छोटे मोटे अध्ययन करके अगर परीक्षा पास करना चाहते हो तो गिने चुने अवशेषों से आपकी परीक्षा पास नहीं होती है। परीक्षा पास करने के लिए आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को क्या करना पड़ता है, आपका पढ़ना पड़ता है, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़कर आपका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये आपकी क्या है, इकाई विधि है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आपकी वाचन विधि, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो पढ़ा है उसको एक बार क्या कर लेते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ लेते हैं। दोस्तों क्या पढ़ा हमने, इकाई विधि है, इसमें आने वाले प्रश्न कौन कौन से वो ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 8-10 प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ से, वो सारे आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। इकाई विधि मॉरिसन कहाँ के थे, अमेरिका के, कब दी आपकी 1920 में। एक तो आपका ये फैक्चुअल तथ्य है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, ये फैक्चुअल तथ्य आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, परिभाषाओं के अंदर देखो रोस्की क्या कहता है, अनुभव की व्यवस्था, जेम्स एमली संगठन का ढांचा,
एमरिस कहता है सामंजस्य की बात। सामंजस्य किसमें? वातावरण, विज्ञान, कला और आचरण में। एनसीईआरटी वाली परिभाषा क्या है आपकी? इंपॉर्टेंट है कि छात्रों को जो निर्देशात्मक रूप से, संवेद रूप से जो ज्ञान प्राप्त करे उसे कहते हैं आपका एम। इसके अलावा थॉमस एमरिस क्या मानता है? समस्या और योजना को जोड़ने वाली मानता है। माथुर ज्ञान को एक सूत्र में पिरोने की बात कहता है, और ये योजना और समस्या विधि इसका क्या है? आपका योग है। गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। और संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को डिवाइड करते हैं। समानता के आधार पर सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके अलावा मॉरिसन कितने पद मानता है? इसके आपके 5। कौन कौन से? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और आपका आत्माभिव्यक्ति। रिस्क कितने मानता है? 3। प्रस्तावना, विकास और आपका पूर्ति। प्रस्तावना का मतलब होता है विषय वस्तु के बारे में बच्चों को ध्यान आकर्षित करना। विकास का मतलब होता है व्याख्या करना, और पूर्ति का मतलब होता है आपका मूल्यांकन करना। हेनरी रिसप है कितने मानता है? 3। तर्क वितर्क, गहन अध्ययन और आपका छात्र सक्रियता। और कोसबेल और कॉम्बेल 2 मानते हैं पाठ्य वस्तु और आपका अनुभव केंद्र। वर्ष भर का पाठ्यक्रम कितने में होता है? आपका 5 इकाइयों में। ये भी अब आपका क्या है? आपका इंपॉर्टेंट है। कितने सोपान होते हैं? 7। ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। सोपान कोई नहीं पूछेगा आगे। 7 होते हैं आपके, और 7 में क्या है फिर आपके गुण। ध्यान रखना, प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों के अंदर आपका क्या करना? डिवाइड करना। दोस्तों ये आपकी क्या है? इकाई विधि के बारे में चर्चा है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट विधि के बारे में क्या करेंगे? आपकी चर्चा करेंगे। और वो विधि कौन सी है? आपकी वाचन विधि। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम विराम लेते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी अपनी क्लास के बारे में जरूर लिखें। 5-7 प्रश्न बनते हैं आपके, और यहां से पढ़ोगे तो आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो।